देश जब आजाद हुआ तो सरकार ने खुद कमान संभाली, लेकिन अब समय बदल चुका है और बदल चुकी है सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका। तो चलिए इसी से रिलेटेड हमारा ये आज का टॉपिक है, सार्वजनिक क्षेत्रों की बदलती भूमिका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और आज हम डिटेल चर्चा करेंगे इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। की सार्वजनिक क्षेत्र कितना बदला है आजादी के बाद से, या अर्थव्यवस्था जब हमने अपनाई, क्योंकि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के प्रारंभिक दौर में पंचवर्षीय योजना मतलब 5 इयर्स प्लान हमने अपनाया था, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे तो जो हम अपना एक्ट, देश आजाद हुआ तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हम इसके अंतर्गत क्या लेके आए, पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्रों को काफी महत्व दिया गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने इंपॉर्टेंस दिया। 90 के दशक में उत्तरायण में नई आर्थिक नीतियों में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर आर्थिक जोर दिया गया। अब 90 के दशक में क्या हुआ, हमारे पास 91 में 3 पॉलिसी आई, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, फिर उदारीकरण किया हमने, ग्लोबलाइजेशन किया और लिबरलाइजेशन किया। तो इसके अंतर्गत हम ये 3 पॉलिसी लेके आए थे। तो इसका ही फलतः सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की पुनः व्याख्या की गई। अब क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को भी और जितने भी एफडीआई थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी भारत में निवेश कर रहे थे, तो अब हमने सार्वजनिक क्षेत्र कौन से, क्योंकि पहले सार्वजनिक क्षेत्र ही होते थे, पब्लिक सेक्टर्स ही होते थे, तो अब हमने इनको रीडिफाइन किया। ठीक है, अब इनकी भूमिका उदासीनता की नहीं होकर सक्रिय रूप में भाग लेने व उसी उद्योग के नीचे क्षेत्र में कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने की निश्चित की गई। अब क्या है कि इनकी हमने एक सीमा लिमिट तय न करके अब क्या किया, इनको कंपटीशन में उतारा। जो हमने सक्रिय रूप से मतलब एक्टिव रूप से जितने भी और नए उद्यम थे, प्राइवेट सेक्टर थे, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन से कई एफडीआई आए थे, है ना, तो उसके साथ ये इनके कॉम्पिटिटर्स बन गए। ठीक है, निश्चित की गई। अब घाटे एवं निवेश पर प्रतिफल के लिए इन्हें उत्तरदायी ठहराया गया। ठीक है, अब जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए भी इनको रिस्पॉन्सिबल किया गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई। तो 90 के बाद 91 में हमने 3 पॉलिसी अपनाई। उसी तरह हमने जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का क्षेत्र भी विस्तृत किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निम्नलिखित में महत्वपूर्ण रही है। कौन कौन सी रही है, मूलभूत ढांचे के विकास में। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमने एक नए तौर से स्ट्रक्चर से अपनाया था, क्योंकि हमने रीडिफाइन किया था। तो डेवलपमेंट की कि हम क्या विकास करेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने में, जो सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर का जो लिमिटेशन है या संतुलन कंट्रोल है, उसको हमने स्थापित किया। बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त करने में, ठीक है, जो प्रॉफिट हमको मिलेगा, ठीक है, बड़े पैमाने में मतलब जो प्रॉफिट हमको मिलेगा, अब इसके लिए भी हमने इनको प्रॉफिट और हानि दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। तो बड़े पैमाने में जो हमें लाभ हो रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन रही थी, ठीक है, पावर जो था, फाइनेंशियल पावर है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको विस्तृत करने की जरूरत थी। आयात की प्रतिस्थापना के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए भी, क्योंकि हमने अभी एफडीआई किया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड कर रहे थे, तो उसमें भी प्रतिस्थापना, आयात मतलब एक्सपोर्ट को भी प्रतिस्थापित करने के लिए हमने इसमें भूमिका में बदलाव किया। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले किस प्रकार है, बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, कौन सा ढांचा अपना हमारा, औद्योगिकरण के लिए आवश्यक वित्त पोषण और बुनियादी ढांचों का निर्माण, सरकार की भूमिका, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जो हो रही थी, या जो भी वित्त फाइनेंस से जुड़ी जो भी योजनाएं थी, उसमें सरकार का एक अस्तित्व होने लगा, एक क्या होने लगा, भूमिका होने लगी, हस्तक्षेप होने लगा। परिवहन नेटवर्क के विस्तार से आर्थिक विकास को बढ़ाया गया। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो ये रेलवे भी एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, तो उसके माध्यम से भी हमने इसकी भूमिका को विस्तृत किया कि गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी अंडरटेकिंग्स आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षेत्रीय संतुलन। तो सभी क्षेत्रों में संतुलन विकास सुनिश्चित करता है। ठीक है, कि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें विकास और डेवलपमेंट हो, हम निरंतर प्रगति कर सके,
उस चीज को ये सुनिश्चित करता है। विकास को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने के लिए अविकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, जो ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है उधर पे हम क्षेत्रों में विकास कर सके। लोग मतलब ट्राइबल जैसे लोग हैं तो उधर पे भी हम विकास की संभावना रख सके उन क्षेत्रों में भी, तो असमताओं मतलब जो इनसिमिलरिटीज है उसको हम बदल सके, लोग भी विकास प्रगति पे चल सके, वो भी कुछ अर्निंग कर सके। ठीक है, अब है थर्ड, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। तो बड़े पैमाने के उद्योग के लिए सरकार की भागीदारी आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बड़ा एंटरप्राइज खोल रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का एक हिस्सा या कुछ प्रतिशत होने चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसा हम समझते थे कोई भी बड़ा उद्यम हम जब खोल रहे हैं। बिजली, पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना को सक्षम बनाए। अब इसके साक्षी कौन से? बिजली, एमपीबी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आती जाती रहती है हमारे पास, पेट्रोलियम हो गया, और दूरसंचार मतलब कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जैसे एक दूरदर्शन नाम का चैनल भी चलता था, वो सरकारी चैनल के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप हुआ क्योंकि यहाँ पे सरकारी इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया गया था। ठीक है, तो ये पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हो गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण। तो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना करके निजी हाथों में धन के संश्लेषण को रोका जा सकता है, मतलब जो फ्लो ऑफ मनी है वो रोका जा सकता है ब्लैक मनी के तौर पे, क्योंकि हम अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं तो कई प्राइवेट सेक्टर में ब्लैक मनी, करप्शन ये ज्यादा होता है, तो जो हम फ्लो ऑफ मनी है वो किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है आयात प्रतिस्थापना। ठीक है, आयात के स्थान पर स्थानीय उत्पादन के लिए भारी इंजीनियरिंग फर्मों की स्थापना की गई। ठीक है, तो आयात के स्थान पर स्थानीय उत्पादन के लिए भारी इंजीनियरिंग जो फर्म थे, मतलब जो हैवी मटेरियल्स बना रहे थे, तो एक्सपोर्ट अब हम कर रहे हैं, तो स्थानीय उत्पाद मतलब जो हम लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो बना के हैवी के तौर पे बेच सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा सकते हैं, तो इसकी भी स्थापना की गई। एससीटी और एमएससीटी जैसे सार्वजनिक उद्यमों को निर्यात को बढ़ावा दिया गया, इस एक्ट के अंतर्गत ये बढ़ावा दिया गया, ये उसकी आयात प्रतिस्थापना हमने की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखते हैं हम कि सन 1951 को से सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति, जो 3 पॉलिसीज आई थी हमारे पास, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उसमें उनकी क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियां क्या क्या थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर 17 से 3 कर दी गई। सबसे पहले क्या था, जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, पब्लिक सेक्टर थे, 17 से पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स ही होते थे, लेकिन अब उसकी संख्या को घटा के हमने 17 से 3 कर दिया। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा व्यावसायिक इकाइयों के अंशों का विनिवेश किया गया। ठीक है, जो यहाँ हमने तो पब्लिक सेक्टर को 17 से बता के कितनी मैक्सिमम होंगी, 3 हो सकते थे, वो कर दिया। फिर चुनिंदा व्यावसायिक इकाइयों, जो कुछ बिजनेस यूनिट्स थे, उसको विनिवेश कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल दिया। फिर बीमार इकाइयों एवं निजी क्षेत्र के लिए एक समान नीतियों का निर्माण किया। अब कुछ यूनिट्स थे जो काम नहीं कर रहे थे, बीमार मतलब जो एक्टिव नहीं थे, तो उनको हमने हटा के क्या किया, मतलब जो बिजनेस नहीं दे रहे थे, लगातार लॉस में थे, उसको हमने क्या किया, एक समान नीति, एक कॉमन पॉलिसी बना के उनको अलग कर दिया। समझौता विवरणीकरण तैयार की गई। ठीक है, मतलब एक एग्रीमेंट तैयार किया। भूमंडलीय उपकरणों ने विशाल औद्योगिक संगठन है, जिनकी औद्योगिक एवं विपणन क्रिया उनकी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से अनेक देशों में फैली हुई। भूमंडलीय उपकरण हमने अपनाया, जिसमें मतलब एक यहाँ हेड ऑफिस है, उनकी शाखा कई देशों में फैली हुई है। उस तरीके से हमने काम किया कि जैसे सरकार की भी LIC हो गई है ना, LIC भी कई देशों में है, लाइफ इंश्योरेंस की जो होती है, कई देशों में उनके ऑफिस है, हेड ऑफिस भारत में है, तो या कई देशों में उनके स्टेट ऑफिस हैं। तो इस तरीके से हमने भूमंडलीय उपकरणों को भी अपनाया, वो नीतियां तैयार की। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशाल पूंजीगत संस्थान, इनके पास ढेर मात्रा में पैसा है, पूंजी जो है, कैपिटल जो है ढेर मात्रा में, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही हम बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। विदेशी सहयोग, यहाँ से हमको समय समय पर FDI या सहयोग प्राप्त होता रहता है, सरकार कुछ ना कुछ नीतियां निकालती रहती है, जिसमें वो विदेशी जो दूसरे देश के लोगों से भी हाथ मिलाती रहती है। जैसे मोदी जी भी कई प्लान्स के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, उन्नत तकनीकें, हम बेस्ट से बेस्ट तकनीकों का यूज करेंगे। उत्पादन में नवीनता, नए नए प्रोडक्ट, इनोवेशन जो होगा हमारा, नए नए प्रोडक्ट बनाकर हम नए से नए प्रोडक्ट उसमें लाएंगे।
प्रभावी विपणन रणनीतियां, ठीक है। जो विपणन की मतलब जो कमर्शियल एक्टिविटीज उसके लिए हम नई स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। बाजार क्षेत्र का विस्तार, इसके द्वारा सरकार अपना बाजार क्षेत्रों का भी, क्योंकि हमने फिर से 1951 में प्रीडिफाइन की सरकारी भूमिका, तो हम जो है बाजार के क्षेत्रों को भी विस्तृत करेंगे, नए नए प्रोडक्ट नए नए सर्विसेज हम बढ़ा सकें, बढ़ावा दे सकें। केंद्रीकृत नियंत्रण सेंट्रलाइज्ड होगा, जो कंट्रोल होगा वो कैसा होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। तो ये इस तरह की भूमिका सरकार ने अपनाई जब हमने 3 पॉलिसीज अपनाई, जिसमें निजीकरण थी, वैश्वीकरण थी, उदारीकरण थी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन 1991 की 1951 की पॉलिसी के तहत आए। तो हमने सरकारी क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्रों को फिर से रीडिफाइन किया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सार्वजनिक क्षेत्रों की जो रणनीतियां हैं वो सिर्फ सेवा नहीं, स्मार्ट और रणनीतिक निवेश भी बन गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।